अमरदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी एडीओ की सीरीज चल रही है उसमें अभी तक हमने 3 क्लास कवर कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने 2 योजनाओं को कवर किया है। एक है समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम और दूसरा है हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम का ही एक्सटेंडेड रूप जो है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ही एक्सटेंडेड रूप है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हर राज्य में अलग अलग तरीके से चल रहा है। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चल रहा है उसको हम बिहान के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का पार्ट कवर करेंगे, लेकिन इसके लिए हमको 2 से 3 क्लास लगेगी, क्योंकि ये योजना या कार्यक्रम इतना बड़ा है जिससे आपके पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन आना तय है। पिछले साल भी 8 से 9 क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो आजीविका वाले पार्ट में भी हमको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पढ़ना है, ग्रामीण विकास वाले पार्ट में भी हमको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पढ़ना है। हम इतने बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं ना, आज तक आपने सोचा होगा कि हम इतने बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। मैं आपको ये वादा करता हूं कि हम जब ये हमारा पूरा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन खत्म हो जाएगा तो आप देखेंगे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का आपसे नहीं छूटने वाला। देख लीजिएगा आप, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। तो अगर हम इतनी बेहतरीन तरीके से इस योजना को कवर करने वाले हैं, तो अगर आपको क्लास अच्छे लगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए इतना कंटेंट आपके लिए खोज के लाना और इसको सिस्टमैटिक रूप से आपको बताना, आप खुद नेट में सर्च कीजिए, आपको मिलेगा नहीं इतने सिस्टमैटिक ढंग से। चाहे आप इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए या ग्रामीण विकास मंत्रालय की साइट में जाके देख लीजिए, आपको इतने सिस्टमैटिक ढंग से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ना केवल किसी योजनाओं को समझा रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर आप मेरे साथ पूरी क्लास में आप उस चीज को याद भी कर लेंगे और समझ भी जाएंगे, और एक बार समझ के आपको दोबारा इसको पढ़ने के लिए जरूरत नहीं, केवल आपको रिवीजन लगेगा। तो आप इसका नोट्स बहुत बेहतरीन ढंग से बनाइएगा, और 2 से 3 क्लास में हम आपके एडीओ के पेपर का 7 से 8 क्वेश्चन यानी 7 से 8 नंबर हमारा पूरा कवर हो जाएगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छे लगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसका वर्तमान में नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है। तो सीधी सीधी इस बात है कि आपका पहला क्वेश्चन यहीं पे बनता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस महापुरुष के नाम पे नाम रखा गया, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, या किनके नाम पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम है। तो दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर जो है इनका नाम रखा गया है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना भी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को ही बोला जाता है। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन आपसे सीधा बनता है। दूसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ में बिहान के नाम से जानते हैं। तो अब ये भी दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तो हो गया फैक्चुअल नॉलेज। तो आज मैं जब आपको कवर करूंगा तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में क्या प्रॉब्लम थी, जिसके लिए हमको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लाना पड़ा। फिर हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इसकी अवधारणा क्या है, इस राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लाने का, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की विशेषता क्या है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के घटक कौन से, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कौन कौन सी योजना चल रही है। तो इसको हमको 2 से 3 क्लास लगेंगे कवर करने में, और ये योजना आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इससे बाहर आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। और आज की क्लास जो हम कवर कर रहे हैं उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके पिछले एडीओ में आया हुआ है इससे। और आप जितने भी और चैनल चल रहे हैं जहां पर एडीओ की क्लास चल रही है, आप देख लीजिए, आपको ये सब चीज जो मैं आपको कवर करा रहा हूं आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। तो चलिए चालू करते हैं हम। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो है आपको क्या प्रॉब्लम आई कि हमने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को चालू करना पड़ा सरकार को, वो देखते हैं। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के ऋण संबंधित कुछ मुद्दे थे, उसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। वो समिति का गठन अप्रैल 2008 में किया गया था। उस समिति का नाम है प्रोफेसर राधाकृष्णा समिति। इस समिति को बनाया कौन था? इस समिति को बनाया था ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चालू करने के पीछे जो समिति बनी हुई है मुख्य रूप से वो है प्रोफेसर राधाकृष्णा समिति, जिसका मेन कारण था
कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चल रही है उसमें क्या ऋण संबंधित कुछ मुद्दे हैं, उससे क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, उसकी जांच करने के लिए तो यही समिति ने इसमें सुधार करने की पहल की थी। ठीक, और गवर्नमेंट को जो है इसमें सुधार करने के लिए कहा था। तो क्या क्या समस्या थी वो देख लेते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में जो सामने आ रही थी, पहला स्व सहायता समूह का असमान गठन, यानी स्व सहायता समूह की संख्या जो थी कहीं पे अलग चल रही है, कोई राज्य अलग बना रहा है, कोई राज्य अलग बना रहा है, कहीं पर भी स्व सहायता समूह जैसे हमने बोल दिया 10 से 20 लोग होने चाहिए स्व सहायता समूह में, तो यहाँ पर नियम का उल्लंघन करके कहीं पे 5 से 8 सदस्य वाला भी स्व सहायता समूह बना दिया गया। यानी यहाँ पर इस योजनाओं का जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चल रही थी उसके क्रियान्वयन में भी कहीं ना कहीं अनदेखी की गई। ठीक है, तो पहला समस्या आई स्व सहायता समूह का असमान गठन किया गया पूरे भारत में। दूसरा, लाभार्थियों का अपर्याप्त क्षमता निर्माण। अब स्व सहायता समूह तो बनाया गया, उसमें स्व सहायता समूह बनाने के बाद क्या है, उनको रोजगार मिले इसलिए उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा था, उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा था। लेकिन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जिस उद्देश्य से चालू की गई कि प्रशिक्षण उनको अच्छा मिले, वो रोजगार हासिल कर सके, लेकिन उतना उनका प्रशिक्षण में भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और उसमें भी कहीं ना कहीं आप बोल लीजिए गलतियां उभर कर सामने आई कि जो उसका यहाँ पर जो ये समिति बैठी है, समिति ने उनकी गलतियां बताई यहाँ पर कि जो जिस उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जा रहा था एक्चुअल प्रशिक्षण उतना पूरा सही तरीके से दिया ही नहीं गया। तो लाभार्थियों का जो क्षमता निर्माण होना था पर्याप्त मात्रा में क्षमता निर्माण उनका नहीं हो पाया। तीसरा, ऋण देने व कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पेशेवरों का अभाव, यानी यहाँ पर जो ऋण देने वाले थे वो भी ज्यादा प्रशिक्षित नहीं थे। जो बैंकों के अंतर्गत लीड बैंक के अंतर्गत और लोगों को शामिल किया गया। इसके अलावा जो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी होती उसमें भी जो है ज्यादा अनुभवी लोगों को नहीं बैठाया गया था जो लोगों को ऋण संबंधित पूरे मामलों को समझा सके कि आपको ऋण को कैसे वापस देना है या आपको ऋण देने के लिए, क्योंकि भारत में साक्षरता की भी कमी है। हमारे यहाँ जो स्व सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनमें जो साक्षरता की मात्रा वो भी कमी थी, तो वो सही तरीके से समझा ही नहीं पा रहे तो उनको आपको ऋण कैसे लेना है या आपको ऋण कैसे लौटाना है। तो यहाँ पर ऋण देने व कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जो है पेशेवर लोग, अनुभवी लोगों का यहाँ पर अभाव दिखा। तो ये सब अपने को समस्या सामने आई। प्रोफेसर राधाकृष्ण समिति ने अपनी रिपोर्ट जो दी उसमें ये सब समस्या उभर कर सामने आई। क्लियर है? तो इन समस्याओं को ही दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की औपचारिक शुरुआत कर दी। क्लियर है? 3 जून 2011 को NRLM की औपचारिक शुरुआत हुई है। 3 जून 2011, आपको ये डेट याद रखना है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में हम आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको पूरा मोटा मोटी आपको जो योजना है उसका आपका एक स्वरूप बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ में कब चालू हुई, छत्तीसगढ़ के कौन से विकास खंड में चालू हुई, ये सब हम देखेंगे आगे क्लास में। लेकिन यहाँ पर पहले आप योजना का एक स्वरूप समझ जाए कि योजना कैसे बनी है, कैसे इसका क्रियान्वयन होता है, तब आपको छत्तीसगढ़ में लाऊंगा तो आपको छत्तीसगढ़ में सिर्फ डेटा याद करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। बाकी आप पूरा उनका क्रियान्वयन कैसा होता है उसका निचोड़ मैं आपको पहले ही दे दूंगा। तो छत्तीसगढ़ में बिहान है वो भी सेम ही चल रहा है, कोई उसमें अंतर नहीं है, केवल अपने को छत्तीसगढ़ का डेटा पढ़ना रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं एक मोटा मोटी आपको रफ आइडिया दे रहा हूं कि योजना क्रियान्वित कैसे होती है। क्लियर है? तो 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की औपचारिक शुरुआत हुई। लेकिन याद रखना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक योजना के रूप में चल रही थी, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है एक मिशन मोड में चालू किया गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ही बनता है कि मिशन मोड आखिर होता क्या है। मैं पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक मिशन के रूप में चालू किया गया। नाम में ही मिशन है, NRLM। ठीक है, NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नाम में ही मिशन है। तो योजना और मिशन में अंतर क्या होता है वो भी हमको यहाँ पर समझना जरूरी है। तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, वो मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो NRLM में मिशन मोड में इसका कार्यान्वयन हो रहा है। मिशन मोड क्या होता है वो अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि आवंटन आधारित जो कार्य नीति है उसको किसके रूप में बदल दिया गया, मांग आधारित कार्य नीति में।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आवंटन आधारित आपका कार्यनीति में चल रहा था, जबकि NRLM आपका मांग आधारित कार्यनीति पर चलेगा। दोनों में अंतर मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। आवंटन यानी हर विकास खंड में 10 कामों का चयन हो जा रहा था, उसी को लोगों को आवंटित कर दिया जा रहा था। लेकिन NRLM में क्या होगा कि लोग अपनी मांग करेंगे कि उनको क्या क्षेत्र में प्रशिक्षण पाना है और उसको वो प्रशिक्षण दिया जाएगा उस कार्य का। किसी भी कार्य की सीमितता को यहाँ पर नहीं रखा गया है कि लिमिटेशन नहीं है कि आपको यही काम सीखना है, आपका जो मन है आप वो काम सीखो। ठीक है, तो यहाँ पे आवंटन आधारित कार्यनीति को बदल दिया गया मांग आधारित कार्यनीति में, ताकि राज्य अपनी अपनी आजीविका आधारित गरीबी उपशमन कार्य योजना बना सके। यानी राज्य अपने आधार पर लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने की अलग अलग योजना बना सके। तो मिशन मोड में ये होता है। सेकंड, लक्ष्यों को समय पर हासिल किए जाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। योजना चालू होती है, उसमें लक्ष्य डिसाइड होते हैं और लक्ष्य के बाद हम एक वित्तीय वर्ष में देखते हैं कि क्या हमको लक्ष्य मिला या नहीं मिला। लेकिन मिशन मोड में हमेशा जो लक्ष्य रहता है उसको पाने का एकदम प्रयास किया जाता है, उसकी निगरानी की जाती है कि हम ये लक्ष्य प्राप्त कर ही ले। तो लक्ष्यों को समय पर हासिल किए जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है मिशन मोड में। तीसरा, सतत क्षमता निर्माण, अपेक्षित कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और आजीविका क्षेत्रों सहित संगठित क्षेत्रों के साथ निर्धनों का तालमेल बिठाया जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर निर्धनों को जो है आजीविका संबंधित प्रशिक्षण देंगे और साथ ही साथ उनको रोजगार भी दिलाएंगे, चाहे वो संगठित क्षेत्र में रोजगार हो, चाहे वो अपना कोई व्यवसाय चालू करना चाहते हो आजीविका के लिए, उस सब में उनको रोजगार दिलाया जाएगा। यानी जिनको भी यहाँ पर प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं उनको रोजगार दिलाने का भी काम कर रहे हैं, ताकि जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और जो संगठित क्षेत्र है उनके मध्य तालमेल को बैठाया जा सकेगा। कहने का मतलब है उनको जो है इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि उनको संगठित क्षेत्र में रोजगार पाने में कोई कठिनाई ना हो। क्लियर है। अगला है आउटपुट व परिणामों की गहन निगरानी करना। यानी जो भी योजना के अंतर्गत हमको आउटपुट प्राप्त हो रहा है उसकी समय समय पर जांच करते रहना, उसकी निगरानी करते रहना। तो मिशन मोड के अंतर्गत हमने 4 चीजें समझी। यहाँ पर पहला, आवंटन आधारित रणनीति को बदल दिया गया मांग आधारित रणनीति में। यही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच का मेन अंतर है। इसको हमने पिछले क्लास में भी देखा है। लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके, इसका विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो संगठित क्षेत्र व आजीविका प्राप्त क्षेत्रों में तालमेल बैठा सके। और चौथा है कि आउटपुट जो भी प्राप्त हो रहा है, उसके परिणाम जो भी प्राप्त हो रहा है, उसकी निगरानी की जाती है। तो ये होता है एक योजना और मिशन मोड में अंतर। क्लियर है। अगला हम देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लाने के पीछे की मुख्य अवधारणा क्या है, उनकी उसके लाने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। पहला पॉइंट, गरीब अत्यंत सक्षम है और सरकार का कार्य उन्हें संगठित करके उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग करना है तथा उन्हें संस्थाओं के माध्यम से उन्हें सक्षम बनाना है। यानी गरीब जो होते हैं वो ऐसा नहीं कि उनके पास कोई टैलेंट नहीं होता या वो कई कार्य करने में सक्षम नहीं होते, ऐसा नहीं होता। उनके पास भी पर्याप्त टैलेंट होता है जितना अमीर लोगों के पास होता है या मध्यम वर्गीय लोगों के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गरीब भी जो है कार्य करने में सक्षम होता है। केवल हमको ध्यान केंद्रित किस में करना है, उनके प्रशिक्षण में करना है। उनको ये देखना है कि वो किस कार्य को करने में समर्थ हैं। हमको उस आधार पर उनको रोजगार देने का प्रयास करना, उस आधार पर उनको प्रशिक्षण दिलवाना है ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके। यानी गरीब भी व्यक्ति सक्षम होता है और उसकी सक्षम जो है, उसकी जो वो कार्य करने में सक्षम है, सरकार उसका निचोड़ निकाले कि उसको कैसे और बेहतरीन काम कराया जा सकता है, तो उनसे सरकार जैसा चाहती वैसा काम वो ले सकती है। क्लियर है। तो यही बोला गया, गरीब अत्यंत सक्षम है और सरकार का कार्य उन्हें संगठित करके यानी एक साथ लाके उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग करना। यानी वो गरीब को एक साथ लाओ, उनकी जो भी क्षमता उसको पूरा प्रयास करो कि उनकी क्षमता का पूरा निचोड़ निकाले और वो अपना बेस्ट दे सके। क्लियर है। तो यही है पहली अवधारणा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की। सेकंड अवधारणा है, इस प्रक्रिया का सबसे अच्छे ढंग से प्रबंधन व स्वामित्व परिवर्तित एवं अधिकार संपन्न महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब मैं इसको आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाता हूं। देखिए क्या होता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कहीं कहीं पे तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू से चल रहा है, अब कहीं कहीं पे अभी तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाया। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लोग डरते हैं कि इस मिशन में हमको लाभ मिलेगा कि नहीं।
तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मेन उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा के नीचे रहने, जीवन यापन करने वाले लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाना। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी तो यही काम चल रहा था, उद्देश्य यही था, गरीबी रेखा के ऊपर लाना। अब कई महिलाएं ऐसी भी होंगी जो इन दोनों योजनाओं में से किसी का भी लाभ लेके वो पहले गरीबी रेखा के नीचे थी, लेकिन जब स्व सहायता समूह बनाकर काम करने लगी तो वो गरीबी रेखा के ऊपर आ गई, क्योंकि वो रोजगार उनको मिलने लगा, रोजगार मिलने लगा तो बचत होने लगी, बचत हुई, वो सेविंग करके अपने आप को इतना कमाने लगे कि वो अपनी गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। अब देखिए, सरकार जाके किसी को बोलेगी कि आप जाकर ये काम करो, उनको लोगों को संगठित करो, खुद करने जाएगी सरकारी अधिकारी तो लोग उतना विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति जिसको उस योजना का लाभ मिल चुका है वो जाकर लोगों को बताएगा कि मेरे को इस योजना का लाभ मिला, आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, आप भी जो है अगर मेरे टाइप करेंगे तो आप भी गरीबी रेखा के ऊपर आ जाएंगे, यानी आपको भी रोजगार मिलेगा। तो आप खुद सोचिए, लोग किस में ज्यादा भरोसा करेंगे, वो अधिकारी में कि वो जो लोग जाके स्वयं बोल रहे हैं कि हम इस योजना का लाभ ले चुके हैं। तो आप सही सोच रहे हैं, वो है सेकंड वाला। यानी अगर जो महिलाएं जिनको स्वयं को वो रोजगार प्राप्त हुआ और वो स्वयं बीपीएल के ऊपर आ गई हैं इस योजना का लाभ लेके, अब वो जाकर विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को समझाएंगी कि आप जो है ये काम कर सकती हैं, आप सब मिलकर काम करिए, आप हमारे टाइप जो है गरीबी रेखा के ऊपर आ जाएंगे, आप खुद रोजगार कमाने लगेंगे। तो यही दूसरा पॉइंट है इसकी अवधारणा कि इस प्रक्रिया का सबसे अच्छे ढंग से प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और स्वामित्व परिवर्तित एवं अधिकार संपन्न महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि योजना केवल महिलाओं के लिए है, ये योजना महिला और पुरुष दोनों के लिए है, लेकिन मेन फोकस किस में डाला गया है? महिलाओं पर डाला गया है। यानी क्योंकि महिलाओं को अगर संगठित करके रोजगार दिलाया जाएगा तो पुरुष तो मनरेगा में भी रोजगार पा रहा है, लेकिन महिलाएं जो है इसमें अगर रोजगार, महिलाएं भी मनरेगा में पा रही लेकिन पुरुष के मुकाबले कम होती है। लेकिन यहाँ पर अगर महिला स्व सहायता समूह बना लेंगी और वो घर बैठे अपने क्षेत्र में रहकर ही काम कर लेंगी और रोजगार पा लेंगी, तो इससे अच्छा परिवार की स्थिति को उठाने का कोई और उपाय नहीं हो सकता। इसी के लिए यहाँ पर जोर किसमें दिया गया? महिलाओं पर जोर दिया गया कि महिलाएं आप इकट्ठा हो और आप जो मिलकर जो है अपना काम करें और स्वयं में अपने आप को सक्षम करें। तो यानी ये महिला सशक्तिकरण का भी एक उपाय है। क्लियर है? तो यहाँ पर पूरा जो प्रक्रिया है, जो स्वामित्व है, स्व सहायता समूह का प्रबंधन है, वो महिलाओं को सौंपा गया। क्लियर है? तो ये दो मुख्य अवधारणा आपको समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जाते हैं यहाँ पर जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसकी विशेषताएं देखते हैं। और विशेषताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सबसे पहली विशेषता है सर्व सामान्य सामाजिक एकजुटता। नोट करते हुए चलिएगा, सर्व सामान्य सामाजिक एकजुटता। इसके अंतर्गत क्या है? प्रत्येक ग्रामीण निर्धन परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को सेल्फ हेल्प ग्रुप स्व सहायता समूह से जोड़ा जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये योजना मेन फोकस किसमें कर रही है? महिलाओं पर। ऐसा नहीं कि पुरुष लाभ नहीं ले सकते, उनको भी मिल रहा है, लेकिन मेन फोकस महिलाओं पर है। तो विशेषता क्या है यहाँ पर? जो भी महिलाएं हैं तो जो ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल के नीचे रह रही है, तो यहाँ पे फोकस किया गया है कि प्रत्येक बीपीएल परिवार की कम से कम एक महिला को स्व सहायता समूह से जोड़ा जाए, यानी सामाजिक रूप से एकजुट किया जाए। लेकिन इसमें भी विशेष ध्यान किसमें दिया गया वो देख लेते हैं। महिलाओं में भी किस महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है? मानव मलमूत्र ढोने वाले व्यक्ति, मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति, विशेष रूप से अभावग्रस्त जनजाति समूह, विकलांग व्यक्ति व बंधुआ मजदूर के परिवारों की महिलाओं पर विशेष ध्यान फोकस किया गया। फिर से बोल रहा हूं, मानव मलमूत्र ढोने वाले व्यक्ति, मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति, विशेष रूप से अभावग्रस्त जनजाति समूह, विकलांग व्यक्ति या बंधुआ मजदूर, इन सबके परिवार की जो महिलाएं हैं उनको जो है स्व सहायता समूह बनाने में विशेष जोर दिया गया है। ओवरऑल पूरी महिलाओं को भी है, लेकिन महिलाओं में भी ज्यादा किसमें फोकस है? इनमें, जो मैंने यहाँ पर कैटेगरी आपको बता दी। क्लियर है? तो यहाँ पर सर्व सामान्य सामाजिक एकजुटता आपको समझ आ गया होगा। सेकंड देखते हैं, निर्धनों का भागीदारी पूर्ण निर्धारण, जिसको बोला गया है PIP, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये भी बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पात्रता का डिसाइड कैसे होता है, यानी कौन सा परिवार यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लाभ ले सकता है। तो यही आपके पिछले साल के एडीओ 2017 का भी क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पात्र परिवार कौन है, उसकी पहचान कैसे की जाती है। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया ही था कि यहाँ पर महिलाएं जो गरीबी रेखा के ऊपर आ गई हैं, पहले गरीबी रेखा के नीचे थी। अब वो समय समय पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा उनको भेजा जाता है गांव के क्षेत्र में। वो गांव के क्षेत्र में जाकर महिलाओं को बताती हैं कि हमको ये लाभ इस योजना से मिला है, हम गरीबी रेखा के नीचे थे, हम उसके ऊपर आ गए हैं, आप भी जो है कुछ काम करिए जो इसमें आपकी रुचि है। एक समान रुचि वाले व्यक्तियों महिलाओं को वो एक साथ जुट करती है और उनको आइडियाज बताती कि आप इस क्षेत्र में काम कर सकती हैं, या आपकी रुचि है तो आप बताइए, हम उस क्षेत्र में आपको प्रशिक्षण दिलवाएंगे। तो यहाँ पर ये सबसे पहले जो ये महिलाएं जाती है, सबसे पहले जाकर क्या करती है, किसी भी गांव में पूरे महिलाओं को इकट्ठा करती हैं, ठीक है, उनकी मीटिंग लेती हैं, ठीक है, जैसे ग्राम सभा होती वैसे ही ये महिलाएं जाएंगी और सभी महिलाओं जो वहां पे रह रही उनको बुलाएंगी और उनसे जो है उनका पूछेगी कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं या आपकी रुचि क्या है, फिर उनको आइडिया बताएंगे, ये सब चीज होता है। इसके बाद जो है जो महिलाएं तैयार हो जाती कि हम ये काम करना चाहती हैं, तो उन महिलाओं की सूची भेज दी जाती है किसके पास, ग्राम सभा के पास। जो महिलाएं तैयार होती है उनकी सूची भेज दी जाती है ग्राम सभा के पास। क्यों? ग्राम सभा ये तय करेगी कि जिन महिलाओं की सूची आई है उनमें से ऐसी कौन सी महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि इस योजना का मेन लाभ किसको मिल रहा है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर जो महिलाएं आई है वो कैसे तय कर सकती कि वो गरीबी रेखा के नीचे है कि नहीं, तो वो ये तय करते हैं कि कौन कौन काम करने के लिए इच्छुक है। वो जो काम करने के लिए इच्छुक है उनकी सूची बनाती है और वो भेज देते हैं किसके पास, ग्राम सभा के पास। अब ग्राम सभा ये जांच करती है, क्योंकि ग्राम सभा को तो ये पता रहता है वहां पर सभी लोग रह रहे, कौन गरीब है कौन अमीर है। तो ऐसा नहीं होता कि हम बीपीएल पूरा सूची देखते हैं कि बीपीएल में आते हैं कि नहीं, क्योंकि बीपीएल पूरा हमारी जनगणना में वो डेटा ऊपर नीचे होता है, लेकिन आपके पड़ोसी आपको जानते होंगे कि आपके पास कितना पैसा है, आपका जीवन यापन आप कैसे करते हो, आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा आपको देखता होगा। वैसे यहाँ पर ग्राम सभा के पास जब सूची जाती है तो ग्राम सभा को पता रहता है कि कौन व्यक्ति गरीब है या कौन व्यक्ति अमीर है, तो वो सूची में टिक मार के दे देते हैं कि ये इस योजना के पात्र है, यानी ये गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल गरीबी रेखा के नीचे वालों को लेते हैं, ऊपर वालों को भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था परमिशन लगती किसकी, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो उस समूह में शामिल है, उनकी परमिशन लगती है उस समूह में किसी गरीबी रेखा के ऊपर वाले को शामिल करने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर ग्राम सभा ये तय कर लेती है, यानी ये चिन्हित कर लेती कि कौन गरीबी रेखा के नीचे है, और उसके बाद वो लिस्ट भेज दी जाती है ग्राम पंचायत के पास, और ग्राम पंचायत उस लिस्ट को फाइनल कर देती है और वो योजना के जितने भी लोग जिनका लिस्ट गया है वो पात्र हो जाते हैं। क्लियर है? तो आपको याद रखना है, पेपर में बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पात्रता क्या देख के डिसाइड की जाती है, तो वो मार के मत आ जाइएगा, ठीक, कि बीपीएल के नीचे वाले परिवार जो है वो पात्र हैं या बीपीएल सूची देख के की जाती, वो सब नहीं है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो महिलाएं आती है वो देखती कि कौन कौन लोग इच्छुक है, जो इच्छुक है उसकी लिस्ट बना के भेज देती है ग्राम सभा के पास। ग्राम सभा उसमें से चिन्हित कर देती कि कौन कौन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, और उसकी लिस्ट भेज देते ग्राम पंचायत के पास, और ग्राम पंचायत अंत में जो लिस्ट आती है उसको फाइनल कर देती है, और वो जितने लोग की लिस्ट गई रहती है वो सब पात्र हो जाते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लाभ पाने के लिए। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है इसी को बोला जाता है पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर। क्लियर है? तो ये पूरी जो मैंने प्रक्रिया बताई इसी को बोला जाता है पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, या पीआईपी, या हिंदी में बोलते हैं निर्धनों का भागीदारी पूर्ण निर्धारण। समझिए भागीदारी किसकी हो रही है, ग्राम सभा की, किसमें, निर्धन लोगों की, इसलिए निर्धनों का भागीदारी पूर्ण निर्धारण।
या आइडेंटिफिकेशन ऑफ या पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीआईपी। तो पीआईपी जो लिस्ट बनती है वो ग्राम सभा के पास जाती है, ग्राम सभा चिन्हित करके उसको भेजता है ग्राम पंचायत के पास और ग्राम पंचायत अंतिम रूप से अनुमोदित कर देता है और जिसको लिस्ट फाइनल होती है वही इस योजना के अंतर्गत पात्र हो जाता है। क्लियर है। तीसरा है निरंतर उपलब्ध संसाधनों के रूप में समूह को निधि, यानी अब जो स्व सहायता समूह बन रहे हैं इस योजना के अंतर्गत वो कौन कौन से निधि पाने के पात्र होते हैं या कौन कौन से ऋण पाने के पात्र होते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं। तो ये भी पिछले साल के एडीओ का ही क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहला है वो परिक्रामी निधि पाने के पात्र होते हैं, सेकंड है सामुदायिक निवेश निधि पाने के पात्र होते हैं, तीसरा है जो जोखिम प्रबंधन निधि पाने के पात्र होते हैं। इसके अलावा भी और निधि होती है लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट है। जब मैं निधियों को पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको एक एक चीज वहां पर बताऊंगा, कितना पैसा मिलता है, कितने ब्याज दर में उनको लौटाना पड़ता है, सबको लाइन से मैं बताऊंगा। और भी निधियां लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट है। जोखिम प्रबंधन निधि तो इस अपने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की विशेषता है, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इनका क्या किया जाता है, बीमा किया जाता है जोखिम प्रबंधन के लिए कि कुछ इनकी संपत्ति या व्यक्ति को नुकसान ना हो। क्लियर है। तो ये तीन निधि है, परिक्रामी निधि, सामुदायिक निवेश निधि, जोखिम प्रबंधन निधि। तो ये भी मैंने आपको बताया, ये बाकी डिटेल में आपको जब अगली क्लास में हम निधि पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में मैं आपको ये बता दूंगा, केवल विशेषता में आप इतना उतार लीजिए। क्लियर है। तो इसका उद्देश्य क्या है, संस्थागत व वित्तीय प्रबंधन क्षमता को बढ़ा सके। तो सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी स्व सहायता समूह को ऋण दिया जा रहा है तो ऋण देंगे तो वो अपनी आर्थिक क्रियाकलाप बेहतर कर सकता है, उसके पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो ज्यादा अपना बेहतर तरीके से प्रयोग करके आजीविका के लिए नए नए वहां पर संसाधन जुटा सकता है। तो संस्थागत व वित्तीय प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने के लिए ये निधियां स्व सहायता समूह को दी जाती है। अगला देखते हैं फोर्थ, सर्व सामान्य वित्तीय समावेशन। इसके अंतर्गत मांग व आपूर्ति दोनों पक्षों का ध्यान रखा जाता है। वित्तीय समावेशन क्या होता है कि हमारे जो आखिरी व्यक्ति भी गांव का क्यों ना हो उसके पास भी जो है समान मुद्रा पहुंच सके, यानी वो भी बैंकों में उसके खाते खुल सके। ये सब आप देखे ही है, जन धन योजना क्यों लागू की गई कि सब जो कोई भी व्यक्ति अमीर या गरीब सबके पास बैंक खाता होना चाहिए। तो यहाँ पर वित्तीय सर्व सामान्य वित्तीय समावेशन के लिए मांग व आपूर्ति दोनों पक्षों का ध्यान रखा जाता है। मांग का मतलब यहाँ पर यह है गरीबों को वित्तीय सुविधा संबंधित जानकारी देना। गरीबों यानी जो स्व सहायता समूह बना रहे हैं उनको जानकारी देना कि आप ऋण कैसे ले सकते हैं, आप ऋण लेंगे तो आपको लौटाना कैसे है। जो यहाँ पर अपने आपने देखा था, यहाँ पर अभाव दिख रहा था जो पेशेवर लोगों का, यहाँ पर उनकी नियुक्ति की जाती है कि आप लोगों को समझा सके कि आपको ऋण की मांग उनकी क्या है, आपकी जितनी मांग है पैसों की, आपको इस योजना के अंतर्गत कुछ पैसे आपको ऋण के रूप में मिल सकते हैं। पहले आप उनको समझाओ तो जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार में अभाव था उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर गरीबों को वित्तीय सुविधा संबंधित जानकारी दिया जाता है, मांग, ताकि वो वित्त की मांग कर सके। और आपूर्ति के लिए वित्तीय क्षेत्रों के साथ समन्वय करके संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपलब्ध आईटी सेक्टर, यानी उनको अब डायरेक्ट पैसा ऐप से मिल जा रहा है, पेटीएम हो या जो भी हो। यहाँ पर एक गवर्नमेंट की तरफ से बैंक मित्र योजना भी चालू की गई, यानी बैंक आपके सहायक है, आपके दोस्त हैं, आप बैंक में जाकर अपने काम के लिए ऋण ले सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बैंक सखी के नाम से चलता है या इसको बैंक मित्र बोला जाता है। तो मांग यहाँ पर हो रही है कि आपको ऋण कैसे दे, यहाँ पर ऋण कैसे ले सकते हैं वो जानकारी है, और आपूर्ति में बैंक मित्र के माध्यम से आपको ऋण कैसे दिया जाता है ये आपको पूरा डिटेल इसके अंतर्गत मिल जाएगा। अगला देखते हैं निर्धनों द्वारा कार्यान्वयन। निर्धनों द्वारा कार्यान्वयन का मतलब ये है, जैसे कि मैंने बताया कि स्वयं जो महिलाएं वहां पर जा रही है स्वयं पहले निर्धन रह चुकी है और अब रोजगार पाकर जो है वो निर्धनता रेखा से या गरीबी रेखा से ऊपर आ गई है। तो इसी के लिए बोला गया है निर्धनों द्वारा कार्यान्वयन, यानी जो महिला पहले गरीब थी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी, अब उसने रोजगार पाया, रोजगार पाकर स्वयं गरीबी रेखा के ऊपर आ गई है, तो अब लोगों को जाकर जागरूक कर रही है कि आप कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं और स्वयं की स्थिति को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसी के लिए बोला गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है, गरीबों के लिए, गरीबों का और गरीबों द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम।
गरीबों के लिए, गरीबों का और गरीबों द्वारा ही चलाया जाने वाला कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्लियर है? अगला है छठवां तालमेल। इसको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ऐसा नहीं कि गांव में केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं चल रही है, अन्य मंत्रालय की भी योजनाएं चल रही है। तो इस योजना के अंतर्गत प्रावधान है कि आप कैसे अन्य योजनाओं के साथ तालमेल बैठाएंगे, ये मैं आपको पहले भी बताया हूं। सातवां है पंचायती राज संस्थाओं के साथ संपर्क, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए हमको पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी संपर्क में रहना पड़ता है, क्योंकि जो स्व सहायता समूह बनते हैं उनको समय समय पर पंचायतों से, अपनी ग्राम पंचायतों से अपनी सलाह लेनी होती है, क्योंकि कई सारी निधियां जो होती है वो पंचायती राज संस्थाएं ही स्व सहायता समूह को देती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर भी जो है पंचायती राज संस्थाएं जो है वो स्व सहायता समूह से सलाह, यानी इनको सलाह समय समय पर स्व सहायता समूह को देते रहते हैं, और स्व सहायता समूह को जो भी पैसों की या ऋण की आवश्यकता होती है पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भी उनको उपलब्ध कराया जाता है। अगला है एग्जिट स्ट्रेटजी। इंपॉर्टेंट है एग्जिट स्ट्रेटजी, यानी ये है कि अगर कोई स्व सहायता समूह जब नया बनता है तो उसमें उसको प्रबंधन करने के लिए कई अधिकारी रहते हैं, कई लोग रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर महिलाएं जाती, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनका समूह बन गया, तो वो समूह बनने के बाद समूह का प्रबंधन वो स्वयं करने में अगर सक्षम नहीं होते तो उनको जो है अधिकारियों के माध्यम से कई सारे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है कि उनके समूह की निगरानी करते रहे, उनको सलाह देते रहे। अगर स्व सहायता समूह 10 साल तक बेहतरीन तरीके से काम करता है तो उनका प्रबंधन अब केवल उनको सौंप दिया जाता है, यानी 10 वर्ष बाद स्व सहायता समूह स्वयं प्रबंधन संभालेंगे। क्लियर है? तो जो स्व सहायता समूह बनने के बाद स्वयं कार्य करने में सक्षम नहीं होता, उनको समय समय पर सलाहों की जरूरत पड़ती है, समय समय पर अधिकारियों से उनको बातचीत करने की जरूरत पड़ती है। तो 10 साल तक उसका प्रबंधन उन व्यक्तियों के हाथ में होता है, लेकिन 10 साल बाद स्व सहायता समूह अपना प्रबंधन स्वयं संभाल लेगा। क्लियर है? तो ये है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रमुख विशेषताएं। अब मैं आपको बता रहा हूँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कौन कौन सी उप योजना चल रही, यानी कौन कौन से अन्य घटक हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। पहला है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP, पिछले बार का एडीओ का क्वेश्चन भी है कि निम्न में से कौन सी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का ही घटक है या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ही आने वाली योजना है? तो वो है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP, जो प्रारंभ हुई है 2010-11 में। जब ये इस राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पहले ही ये प्रारंभ हो गई थी, लेकिन यहाँ पर जब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आया तो ये उसकी उप योजना के रूप में शामिल कर दिया गया। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना क्या है? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP, प्रारंभ वर्ष 2010-11। नाम से स्पष्ट है कि ऐसी महिला जो कृषि क्षेत्र में काम करना चाहती है उनको सशक्त बनाना कि वो कृषि क्षेत्र में काम कर सके जैसे पुरुष कर रहे हैं। क्लियर है? नाम से स्पष्ट है। तो कृषि में महिलाओं की भूमिका को स्वीकारने का ठोस प्रयास किया गया इस योजना के अंतर्गत कि कृषि आधारित आजीविका में महिलाओं की भागीदारी व उनके लाभ को बढ़ा सके। यानी अगर कोई महिला या स्व सहायता समूह कृषि में कार्य करना चाहता है, कृषि के क्षेत्र में हो सकता है वो कुछ फल उत्पादन का कार्य करे या कोई फसल उत्पादन का कार्य करना चाहता है या कृषि से ही रिलेटेड कोई अन्य कार्य करना चाहता है, तो वो काम कर सके। तो यहाँ पर मुख्य रूप से महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए योजना लाई गई, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। तो इसके अंतर्गत भी वही लाभ मिल रहे हैं जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मिल रहे हैं। बस यही है कि ये समूह किसमें काम करेगा? कृषि क्षेत्र में काम करेगा। क्लियर है? सेकंड है इसी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ही उप योजना या घटक के रूप में सेकंड योजना है स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम या SVIP। फिर से बोल रहा हूं, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम या SVIP। तो ये क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु व्यवसाय व तकनीकी पहलू, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे छोटे उद्योग रहते हैं उनको प्रारंभ करने यानी स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित करना, और उस स्टार्टअप के लिए चाहे वो व्यवसाय का ज्ञान लगे या तकनीकी शिक्षा लगे, वो सब उनको प्रोवाइड कराना ट्रेनिंग के रूप में। क्लियर है? तो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु व व्यवसायिक व तकनीकी पहलू हेतु ये कार्यक्रम लाया गया, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम।
सेकंड पॉइंट, मार्गदर्शन, प्रारंभिक पूंजी, प्रशिक्षण, विपणन, ये सभी जो है इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। तो ये किसका भाग है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का ही भाग है। तो इनको जो है मार्गदर्शन मिलता है कि कैसे लघु उद्योग चालू कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। उनकी प्रारंभिक पूंजी यानी उस कार्य को प्रारंभ करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो देंगे, प्रशिक्षण देंगे उसको करने का, साथ ही साथ विपणन यानी मार्केटिंग करवाने का भी, जो है उनके जो प्रोडक्ट बनेंगे उसके मार्केटिंग कर सके। तो ये सब इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है और ये योजना ब्लॉक स्तर पर चलती है, यानी विकास खंड स्तर पर इस योजना को लाया जाता है। तो ब्लॉक स्तर पर स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम चलता है। यहाँ मत सोच लीजिएगा कि ग्राम लिखा है तो ग्राम स्तर पर चल रहा है, वो ब्लॉक स्तर पर चलता है। क्लियर है? ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम तो आते ही है, लेकिन ये आपसे पूछेगा कौन से स्तर पर चलता है, तो ग्राम देख के ग्राम मत मारिएगा, ये ब्लॉक स्तर पर चलता है। अगला है तीसरा योजना है या उप योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना नाम से स्पष्ट है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहां पे परिवहन के साधन की कमी होती है, तो यहाँ पर जो है परिवहन का साधन उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के अंतर्गत। जैसे कि अगर मान लीजिए रिक्शा दे दे, ऑटो रिक्शा वहां पे चलवाएंगे, स्व सहायता समूह के लोग मिलकर चलाएंगे, या आप बोल लीजिए जो आपका इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं वो दे देंगे, कि ई रिक्शा जो होता है वो बंटवाएंगे। ठीक है, कि वहां पर जो स्व सहायता समूह मिलकर है वो ई रिक्शा का चालन करे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित, सस्ती व सामुदायिक निगरानी में संचालित परिवहन सेवा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एक जहां से दूसरे जगह जाने के लिए जो परिवहन के साधन होते हैं कम होते हैं, तो इस योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह को ई रिक्शा भी उपलब्ध कराया जाता है कि आप जो है मतलब उनको सब्सिडी देंगे ई रिक्शा में, हो सकता है कोई ऑटो रिक्शा में सब्सिडी दे, हो सकता है उनको नॉर्मल रिक्शा खरीदने में सब्सिडी दे। तो परिवहन की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए ताकि सस्ते दरों में ये आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना दी जा रही है। यहाँ पे स्व सहायता समूह को ही जो है उनके द्वारा ही ये संचालित होता है पूरा योजना, कि आपको जो है अगर कोई स्व सहायता समूह मिलकर इसको चालू करता है तो पूरे ई रिक्शा जो वहां चल रहा है उनका पूरा परिचालन उनके हाथ में हो जाएगा। तो ये तीन हमने उप योजना पढ़ ली, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये उप योजना और है, इसको हम अगले क्लास में कवर करेंगे। यहाँ पर ये उप योजना खत्म नहीं होती, इसके आगे भी है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मैंने बेसिक आपको यहाँ पे बताया है, अभी तो हमारा डिटेल में जाना बचा हुआ है और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। पेपर निकाल के अभी तक जितना हुआ है देख लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये तीन उप योजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, आपका स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, आप देख लीजिए और कोई भी क्लास निकाल के आप नेट में सर्च कर लीजिए। अगर आपको इतने डिटेल में कहीं पर मिल रहा है वो भी समराइज रूप से, एकदम सिस्टमैटिक रूप से, तो आप मेरे को बताइएगा कि आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इतनी मेहनत आपके इस कंटेंट को लाने के लिए करनी पड़ती है। यहाँ तक जब हम वीडियो भी बनाते हैं तो गर्मी में बनाना पड़ता है, ना तो फैन चालू कर सकते हैं ना कूलर चालू कर सकते हैं। तो इतना गर्मी की, ना तो हमारे पास एसी तो है नहीं, तो कूलर आपका जो फैन में हमको पूरी क्लास आपको बतानी पड़ती है, और गर्मी के दिनों में पूरा बंद करके पैक करके बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फैन चालू कर देंगे तो फैन की आवाज वीडियो में आएगी तो मेरी आवाज क्लियर नहीं आएगी। तो पूरा इतनी गर्मी में पसीने में खड़े होकर आपके लिए क्लास बनानी पड़ती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी आगे से सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।